नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अफसरनामा में हमारे साथ जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश कैडर के, उनके व्यक्तित्व में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जितनी दिलचस्प हैं, लेकिन दिलचस्प होने के साथ वो हमें ये भी सिखाती हैं कि जीवन का सामना हमें किस एटीट्यूड के साथ करना चाहिए। सीखने के लिए सब कुछ खुला हुआ है जीवन में, और एक अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के लिए चुनौतियां इतनी असंख्य होती हैं, आप उनकी गिनती नहीं कर सकते हैं। और जिस जगह अभी उनकी वर्तमान में पोस्टिंग है वो मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कहा जाने वाला इंदौर महानगर है, जहां इतनी हैपनिंग्स होती हैं, चाहे अपराध हों या आधुनिक साइबर क्राइम हो या दूसरे तरह की चुनौतियां हों। इनकी संख्या पर ना कोई कमी रहती है, बल्कि एक से बढ़कर एक चैलेंज, पॉलिटिकल धरना प्रदर्शन, तमाम चुनौतियां, लेकिन उनका शांत, संयमित और जीवन दर्शन को बहुत गहराई से समझने वाला रवैया, कहीं कोई ऐसा लगता है कि एक बिल्कुल बेआवाज़ वर्किंग है। 2003 बैच के वो आईपीएस अधिकारी हैं। बिहार के सीवान से उनकी यात्रा आरंभ होती है, रघुनाथपुर से। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे अधिकारी से जिनके व्यक्तित्व में बहुत सारे शेड्स हैं। तो मुलाकात करिए, हमारे साथ हैं हरि नारायण चारी मिश्र जी, जिनसे आज हम बात करेंगे अफसरनामा में। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी पहले तो इन शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अतीत के बहुत सारे पन्नों को एक साथ पलटा जी, अतीत की स्मृतियों में आप लेकर चले गए जी। तो मैं आपको फिर टाइम मशीन में बिठाकर आपको अतीत की तरफ ले जा रहा हूँ। एक विनम्र युवक जिसकी उम्र 15-16 साल है, तरुणाई की दहलीज पर खड़ा है, बिहार के एक छोटे से कस्बे में, रघुनाथपुर में। क्या सपना था, क्योंकि सपने तो हम सब देखते हैं, लेकिन उनमें रंग भरना बहुत कठिन होता है। तो आपकी सोच क्या थी उस समय, क्या सपना था? क्योंकि बहुत सारे नौजवान ये कार्यक्रम देखते हैं और वो भी सपने देखते हैं, लेकिन बहुत कुछ लोग ऐसे नहीं होते जो यहाँ तक पहुँच पाए। तो मैं आपको थोड़ा उस तरुणाई के हरि नारायण चारी मिश्र जी की तरफ मैं ले जाऊँगा। आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम एक छोटे से कस्बे में होते हैं, छोटे से ऐसा गांव जहां पर ठीक से बिजली भी ना हो, ऐसे जगहों पे जहां पे कुछ घंटों के लिए आए, यानी कि प्राथमिक सुविधाएं भी ऐसे गांव में नहीं रहती थी समान तौर पे। वैसे जगहों पे जब आप एक करियर की शुरुआत करते हैं, जब एक आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप सोचते हो, लेकिन उसमें बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयां होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो साथ के हमारे जो परिजन थे, घर में थोड़ा पढ़ने लिखने का एक माहौल था, और वहाँ पर एक हमारे पिताजी थे, पिताजी शिक्षक थे, लेकिन काफ़ी उनका सहयोग, मनोबल काफ़ी मनोबल, हर तरीके से मनोबल को ऊंचा रखने के लिए लगातार प्रयास करते। तो मुझे लगता है कि घर का शैक्षणिक परिवेश, घर पे लोगों का जो सहयोग रहा, उससे धीरे धीरे आप में एक दृढ़ता आती जाती है। आप जो सोचते हैं, मुझे अभी भी याद है कि हमारा जो स्कूल है, स्कूल के समय, उस समय हमारे स्कूल के दीवार पे लिखा हुआ था, एक वाक्य लिखा था, उसमें दिनकर जी की बड़ी मशहूर वाक्य है कि मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। वाह, क्या बात। तो ये जो वाक्य है, इससे छोटे छोटे वाक्य उन स्कूल पे, तो चीजें आपको लगती हैं, जब आप दोहराते हैं तो ये आपकी इच्छा को, आपकी भावना को बलवती करती है, मजबूत करती है। और जब आप थोड़ी सी लगता है कि हो सकता है आपके पास बाकी सुविधाएं कम हो, रिसोर्सेज कम हो, क्योंकि जब गांव में आप होते हैं तो आपको उस तरह की गाइडेंस या उस तरह की चीज़ों का नहीं होता। उसमें सबसे चीज़ जो आपका सारथी रहता है, जो आपको भीतर से उत्प्रेरित करता है, वो आपका मनोबल और आपके आसपास का परिवेश। क्या बात है। मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें, इस बारे में बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि दोनों चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी मिली। जी। एक शैक्षणिक माहौल, एक बेहतर, और जो भी हमारे शिक्षक थे, शिक्षकों से एक भावनात्मक संवाद, भावनात्मक लगाव, आगे बढ़ने के लिए जो एक उत्साह लगातार देते थे, तो वो मुझे लगता है कि वो चीज़ आगे भी एक संबल के रूप में मेरे साथ चलती रही जी। और जब आप छोटी मतलब जब रहते हैं जहाँ पे बहुत सारा आप आसपास में ऐसे लोगों को नहीं देखते जो हो सकता है किसी अच्छे शासकीय सेवा में हों, किसी अच्छी जगह पर हों। और आज भी भारत के लाखों ऐसे गांव हैं, ऐसी जगह हैं जहां पे बच्चे तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि यात्रा शुरू कहां से करें। बिल्कुल उनको आसपास कोई ऐसा दिखता नहीं, सोचते हैं कि इस परिवेश से तो हम यात्रा शुरू कर ही नहीं सकते। इसलिए नहीं शुरू कर सकते क्योंकि हमें आसपास कोई दिखता ही नहीं है, यानी कि असंभव चीज है। लेकिन ये जो मेंटल ब्रेक होता है, एक जो मानसिक बाधा, एक अवरोध होता है, उस अवरोध को तोड़ना सबसे बड़ी जरूरत होती है। हम इस चीज को तोड़ दें। हम जानते हैं कि कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं
मानव इतिहास में, ओलंपिक में कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं कि अगर माना गया कि इतना किलो तक आदमी नहीं उठा सकता है, ह्यूमन कैपेसिटी इतने पाउंड तक है, तो बहुत सालों तक वो नहीं टूटा, और जब एक बार टूटा तो अगले 10 दिनों में कई लोगों ने तोड़ दिया। बहुत अच्छी बात की ऐसे यानी कि हमारे पूरी जर्नी में, किसी भी यात्रा में, हम किसी भी क्षेत्र में हों, सबसे बड़ी जीत मानसिक जीत और सबसे बड़ी बाधा मानसिक अवरोध होता है। और अगर हमने उस मानसिक अवरोध को तोड़ दिया तो हम आधी से ज्यादा जंग जीत जाते हैं। मेरा सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहला मंत्र जो आईजी साहब से बातचीत में मुझे मिला है वो ये है कि मेंटल ब्रेक, मानसिक अवरोध को तोड़ कर आगे बढ़िए, शिकायत मत करिए। ज़िंदगी में कमियां मिलेनियर्स के पास भी हैं और हमारे आपके पास भी हो सकती हैं, होंगी ही, लेकिन इनमें उलझिए मत। सर ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, क्योंकि एक पॉजिटिविटी आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में है और इसका श्रेय आपके पिता, अभिभावक और शिक्षकों को जाता है, लेकिन इंजन हम ही हैं। मैं अगर उसको नेगेटिव कर लूँ तो मैं स्टैंड स्टिल हो जाऊँगा, खड़ा हो जाऊँगा, आगे नहीं बढ़ूँगा, दुखी हो जाऊँगा, और आगे बढ़ने के लिए मुझे एक सकारात्मक ईंधन की ज़रूरत होती है। यहाँ से जब आप आगे बढ़े, वाराणसी आए, तो ये अखिल भारतीय सेवा में आने का सपना बिहार और उत्तर प्रदेश में नौजवानों की आंखों में होता ही होता है, लेकिन वो ऐसे ही, जैसा आपने कहा कि वो साकार ऐसे नहीं होता। तो जब आप BHU आए तो वहाँ कोई आपको अनुभव याद आता है किसी साथी का, किसी शिक्षक का, जिसने आपके भीतर बड़ा लोहा गोला बारूद भर दिया हो? जी हाँ, बहुत ऐसे यात्रा में कई लोग थे, यात्रा में कई ऐसे शिक्षक मिले जो कि उस यात्रा के अलग अलग पड़ाव में रहे और उन्होंने अलग अलग ढंग से प्रेरित किया। उससे आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, अलग अलग व्यक्तित्व के लोगों से मिलते हैं, प्रतिस्पर्धा की अलग अलग मानकों पर आप उतरते हैं, तो उससे आपका व्यक्तित्व बेहतर होता है। वहाँ पे BHU में आने से मुझे दो चीज़ें बड़ी अच्छी लगी, मतलब दो चीज़ों को मुझे लगा कि पढ़ाई के अलावा दो चीज़ों पे वहाँ पे एक क्विज का काफ़ी अच्छा माहौल था। क्विज का और मुझे क्विज में बचपन में गांव से ही क्विज की छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में भाग लेता रहता था और जीतता रहता था, मतलब वहाँ पे भाग लेने के मौके मिलते रहते थे जी। जब BHU में आया तो वहाँ भी इसका काफ़ी बड़ा स्वरूप था। वहाँ पे चूँकि काफ़ी बड़ी संख्या में 100 से ज़्यादा फैकल्टीज हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें उन चीज़ों को पढ़ने से मुझे जो लगता है कि उस तरह के कंपटीशन में बार बार भाग लेने से और धीरे धीरे चीज़ों को ध्यान से पढ़ने की मेरी प्रवृत्ति बन गई। यानी कि जब आप क्विज में बार बार भाग लेते हैं तो आप पढ़ते हैं तो लगता है कि पता नहीं कब कौन सा सवाल आ जाए, क्योंकि जब रैपिड फायर राउंड होता है, जब आप क्विज में रहते हैं तो एक अप्रोच होता है कि आप चीज़ों को ठीक ढंग से समझें और उसको ध्यान से पढ़ें। तो उसमें फिर BHU की बहुत सारी टीमों में मैं रहा, अलग अलग जो इलोक्यूशंस की टीम, डिबेट की टीम, क्विज की टीम, तो यूनिवर्सिटी की जो उनकी यूनिवर्सिटी की जो टीम बनती है उसमें भी मैं चयनित हुआ। तो इस तरह से अलग अलग मंचों पर जाने का मौका मिला। जब आप अलग अलग मंचों पर जाते हैं, अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते हैं, तो इस दौरान धीरे धीरे आप में उन चीज़ों को समझने का या फिर चुनौतियों से जूझने का जी जो एक प्रतिस्पर्धा के दौरान जो मानसिक एक उतार चढ़ाव होता है, एक तनाव का जो दौर गुजरता है, तो वो चीज़ें आपको हम कहीं ना कहीं निर्मित करती हैं अंदर से जी। परीक्षा के दौरान जो चीज़ें हमें धीरे धीरे तपा रही होती हैं, जो हमें मजबूत कर रही होती हैं, वो चीज़ आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। वो चीज़ आगे की परीक्षा में, आगे की लड़ाई में, आगे के जो युद्ध कह लें, चुनौती कह लें, उस समर में आगे के वो काम आती है। वही चीज़ हमें संबल बन करके आगे साथ चलती है। सर ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और ये दूसरा मंत्र है कि टेम्परेचर कई बार बढ़ता है जीवन में। जैसे सोना तपता है और 24 कैरेट होता है, या लोहा तप्त होकर लाल हो जाता है और उस वक्त उसका वजूद लचीला हो जाता है। वो लोहा जिसको आप न मोड़ सकते हैं न तोड़ सकते हैं। आपके जीवन में भी कोई ऐसा क्षण तो आया होगा इस संघर्ष और इस तपन के बीच में, जब लगा होगा कि शायद नहीं हो पा रहा है, गिव अप करने का मन करे, या ऐसा कोई समय हो सकता है ना भी आया हो, क्योंकि आपकी सकारात्मकता मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद आपने उस पर, लेकिन क्या कभी ऐसा लगा कि कभी घोर निराशा हुई और फिर उस पर आपने काबू पाया, नियंत्रण किया? कोई ऐसा क्षण याद आता है आपको? एक क्षण था शुरू में, जब मैं जब MA में था, MA के दौरान मैंने एक एग्जाम दिया था जी, और उत्तर प्रदेश लोक आयोग में। तो उस दौरान परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि घर से आप बड़े उत्साह के साथ आप लंबे समय तक तैयारी कर रहे होते हैं, बिल्कुल, और लंबे समय तैयारी करते करते जब घर से निकले तो बिल्कुल उत्साह के साथ निकलते हैं। आप ट्रेन में बैठ के, सुबह एग्जाम के लिए इलाहाबाद सेंटर था जी, निकले, हाँ, रात में सोए, हाँ,
और सुबह जब आप स्टेशन पे उतरते हैं हाँ। और अगले दिन से एग्जाम है, तो आप अचानक महसूस करते हैं कि आपके दोनों आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो गया, आई कंजक्टिवाइटिस। हो। और फिर अगले दिन तक, अगले 24 घंटे में जब तक एग्जाम है, आप बिल्कुल आपकी आंखें लाल और देखने में आप बिल्कुल असमर्थ। तो इस तरह की परिस्थिति जब अचानक कई बार होती है, तो परीक्षा में आप अपियर हुए इसके बाद? परीक्षा में अपियर हुए, हालांकि उसमें मुझे हालांकि सिलेक्शन हो भी गया, मतलब काफ़ी उसमें रैंक बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सिलेक्शन हो गया था। लेकिन उसमें मैंने बाद में उसमें ज्वाइन नहीं किया जिसमें सिलेक्शन हुआ था, उसमें भी ज्वाइन नहीं किया। अगले साल मेरा फिर रेलवे ट्रैफिक में हो गया, और बीच में फिर एक पीएससी में मेरा एक बार और सिलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो उस दौरान लेकिन ये कहना कि आप जिस उत्साह से जाते हैं और ऐसी कई बार घटनाएं घट जाती हैं जो आपको अचानक अपरिहार्य, मतलब ऐसा लगता है कि अचानक शॉकिंग टाइप की, अचानक आपको लगता है कि अरे अकस्मात है, क्या घटना हो गई। तो मुझे तो ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जीवन में, जबकि अचानक आप बड़े उत्साह के साथ, तैयारी के साथ, जोर के साथ आगे बढ़ते हैं, और अचानक कुछ ऐसा घटता है जो अप्रत्याशित होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजों के लिए मानसिक रूप से एक अच्छे मनोबल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हाँ। लेकिन कोई अप्रत्याशित है तो घबराना नहीं चाहिए। आपके व्यक्तित्व का एक और जो पहलू है सर, वो बहुत उल्लेखनीय है, और मुझे याद आता है एक प्रकरण, शायद आप जबलपुर में थे, जबकि मध्य रात्रि 2-2:30 बजे के बीच आपका लैंडलाइन फ़ोन बजता है, और दूसरी तरफ एक टीआई होते हैं जो अवसाद में इतने डूब चुके होते हैं कि वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर को अपनी कनपटी पर लगाकर अंतिम सूचना आपको दे रहे होते हैं कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। वो घटना आज भी मुझे बड़ी अच्छे ढंग से स्मृतियों में कायम है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको झकझोर देती हैं जी, कि कुछ सेकंड की चूक पता नहीं परिणामों को कहाँ ले जाती। जैसे कि वो अचानक रात में, जैसा कि आपने सही इतला आपकी, काफ़ी मैं स्मृति को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ी पुरानी घटना आपको बुरी तरह याद है। उसमें अचानक एक कॉल आता है मेरे पास, वहाँ पे कुंडम थाना है, कुंडम थाना है जबलपुर में जी। वहाँ से अचानक एक कॉल आता है, और कॉल में अचानक एक उधर से आवाज़ गूंजती है कि मैं फला निरीक्षक बोल रहा हूँ, और अंतिम प्रणाम, अंतिम नमस्कार से। तो हमने कहा कि अंतिम क्यों? तो फिर मैं अब चल रहा हूँ जी, और अभी मैं सोचा कि आपको बता दूँ। तो मैंने कहा कि अब इस परिस्थिति में और कुछ टिक करने के बजाय मैंने बड़ा ठंडे दिमाग से कहा कि देखिए, अब आपने डिसीजन इतना बड़ा लिया है तो सोच समझ के ही लिया होगा। अब इसी दौरान मुझे ख्याल आया कि वो लगभग 20 दिन पहले मेरे पास आए थे जी, और कुछ बहुत सारी पारिवारिक समस्याएं बता रहे थे। कुछ बच्चे से जुड़ी समस्या थी, कुछ पत्नी से जुड़ी, कुछ घरेलू समस्याएं थी उनकी। तो मुझे लगा कि ठीक है, उनको थोड़ी देर में मैं बात कर। तो मैंने कहा कि आपका बेटा फला चीज़ की तैयारी कर रहा था, क्या हुआ? तो उन्होंने उसके बारे में बताना शुरू किया, बड़े उत्साह के साथ, कैसे कर रहा था, वैसे कर रहा था। नहीं, बच्चा तो अच्छा है, मतलब बच्चा तो आपका एक ही बेटा है, एक बेटी है, तो फिर तो उसमें बात होती रही। इस दौरान मैंने भाग करके ऑफिस में, एक हम लोग का कैंप ऑफिस होता है जी, और कैंप ऑफिस में जा करके अब मैंने लैंडलाइन से थाने में वहाँ एससीएम को फ़ोन लगवाया, और फिर वहाँ से मैंने, और बाकी फ़ोन पे मतलब वो अपना कुछ बोल रहे थे, इस दौरान मैं बात करता रहा, म्यूट करके इनको बताया। फिर बाकी वो अपने परिवार के बारे में और भी मैं इनसे कुछ पूछता रहा, वो बताते रहे। लगभग 7-8 मिनट तक बात चलती रही। बात के दौरान फिर वो लगभग 10 मिनट तक पूरा बताए, फिर बोले कि सर ठीक है सर, आपने इतना सुना और अब मैं फ़ोन रखता हूँ। हमने कहा कि देखो, आप इतनी चीज़ों के बारे में जानते हो, आपने खुद बताया, मामला बहुत बड़ा है, कई लोगों के जीवन से जुड़ा है। आप चाहो तो एक बार ठंडे दिमाग से सोच के और फिर उसके बाद डिसाइड करो। तो फिर कहा कि अच्छा सर, मैं देखता हूँ, सोचता हूँ कि एक बार टहल लो, बाहर देख लो घूम के, अगर ठीक लगता है तो फिर तो फिर सोचे अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। हाथ में थी पिस्टल, लेकिन उन्होंने अपने दरवाजे का अंदर से दरवाजा खोला, जो लॉक था अंदर से, और बाहर निकले तो संयोग से वहाँ 2 लोग बाहर खड़े थे। तो उन्होंने उसको मतलब वहाँ उनको पकड़ा, फिर उनको समझाया, फिर लाए, फिर उनकी काउंसलिंग, फिर उनका इलाज, जो भी आगे चलती रही, लेकिन वो जान बच गई। और मुझे लगता है, लेकिन उस घटना से मैं बड़ा उसको मैंने सोचा गंभीरता से, तो मुझे लगा कि बहुत सारी घटनाएं इसलिए होती हैं कि हमें कोई सुनने वाला नहीं होता है। क्या बात है सर, ये मुझे लगा। फिर उस घटना से मैंने एक जबलपुर में एक संजीवनी नाम की हेल्पलाइन भी शुरू की। इससे पुलिस का एक सामाजिक पक्ष और संवेदनशील पक्ष उसमें आया, और मुख्य तौर पर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की इसमें जानें बची, बहुत सारी काउंसलिंग के माध्यम से। यहाँ पे जो संजीवनी थी, और बाद में कुछ और हम लोगों ने हेल्पलाइन खोली थी, यहाँ भारत का मुख बधिर केंद्र भी है। तो इन सब जगहों पे देश भर से फ़ोन आते हैं,
न सिर्फ यहाँ के बल्कि वो हेल्पलाइंस हैं, उनके माध्यम से बड़ी संख्या में लोग करते हैं। बिल्कुल। और सर अगर पुलिस काउंसलर में बदल जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप बहुत बेहतर हो जाएंगी। सर क्या कुछ योग, ध्यान या स्पिरिचुअलिटी, क्या किसको श्रेय देंगे, या व्यक्तित्व को कूल रहना? क्योंकि आप जहाँ भी रहे आपके निर्णय बोलते हैं, आपकी भाषा में कहीं कोई, माफ़ कीजिएगा कि जैसा पुलिस में होता है कि भाषा का भी एक टेम्परेचर बढ़ता है, तनाव चेहरे का बढ़ता चला जाता है, मुस्कुराहट चली जाती है। आपसे मिलकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि आपके फैसले इतने मजबूत होते हैं जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस फॉलो कर रही है। मुझे लगता है कि भाषा की आक्रामकता से ज़्यादा कार्य की आक्रामकता होनी चाहिए। आहा, बहुत अच्छा मंत्र है सर, क्योंकि बहुत अच्छा मंत्र है सर। मुझे लगता है कि हम जहाँ रहें, हमसे जो अपेक्षाएं समाज करता है, हमसे जो अपेक्षाएं जिस जिम्मेदारी के लिए, उस चीज़ को हम अगर सही ढंग से करें, अनावश्यक अगर हम सही ढंग से सीधे तरीके से चले तो हमें अनावश्यक तनाव भी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। और अनावश्यक किसी भी तरह के तनाव में आकर निर्णय लेने की भी जरूरत नहीं है। सहज रूप से, सरल रूप से अगर बढ़ते रहें तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है कि परिस्थितियां अपने आप आपका साथ देती हैं। मुझे लगता है कि या तो हम सफल होते हैं या सीखते हैं। क्या बात है। कुछ चीज़ें, हर असफलता हमें कुछ सिखा के जाती है, हमें कुछ बता के जाती है, तो उसको भी हमें सहज रूप से लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना हो। सभी, किसी की जीवन बिल्कुल सपाट मैदान की तरह बहुत कम लोगों का होता है। अधिकांश उतार चढ़ाव उच्चावच रहते हैं सर आपकी भाषा देखकर मुझे लगता है कि 2-3 किताबें अब तक आ जानी चाहिए या आ गई होंगी। जी नहीं, किताबें तो अभी नहीं आई हैं, लेकिन बाद में जरूर मैं आपकी प्लानिंग है। क्योंकि 2 और महत्वपूर्ण मंत्र हैं कि शब्दों की आक्रामकता के बजाय आपके कार्य की आक्रामकता होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि या तो आप सफल होते हैं या आप सीखते हैं। असफलता शब्द हटा दीजिए सर, बिल्कुल हटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए डिक्शनरी से। या तो आप सफल होते हैं या आप सीखते हैं। यानी दूसरा जिसको आप फेल्योर मानते हैं वो फेल्योर नहीं है सर, वो आपको सिखा रहा है अगली बड़ी सफलता के लिए, जहां आप पहुंचेंगे, जहां आप सोचते हैं। सर एक और बड़ा अहम पड़ाव होता है जब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। जितना मैं जानता हूं, मैडम हाउस मैनेजर हैं, जो बहुत बड़ा काम है जी। तो इसको भी मुझे लगता है कि वो बहुत ही सौभाग्यशाली और बहुत प्रसन्न इसलिए भी रहती होंगी कि आप इस प्रोफेशन में होने के बाद भी बहुत सहज, यही स्वरूप निश्चित तौर पर घर पर भी होगा, लेकिन फिर भी एक बेहतरीन जीवन साथी अखिल भारतीय सिविल सेवा के लिए तो बहुत ज़रूरी है। आपने बड़ा सही सवाल किया, क्योंकि जब आप बाहर जब काम करते हैं जी, कई मोर्चों पर एक साथ आप जूझ रहे होते हैं, कई बार आपके सामने सहज परिस्थितियां रहती हैं, कई बार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां रहती हैं, तो ऐसे में बड़ा आवश्यक है कि आप घर पर शांत हों, सहज हों और घर के तनावों से मुक्त रहें। तो इसमें निश्चित तौर पे मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो घर का प्रबंधन है और घर से इस तरह की चीज़ें काफ़ी एक बेहतर ढंग से उन्होंने समायोजित किया है जी। इसके लिए मैं उनको इसके लिए बधाई देता हूँ जी। और निश्चित तौर पे ये जो आपने बताया कि ये संतुलन और ये स्थिति होना बड़ा आवश्यक है, तभी आप बेहतर ढंग से आप बाकी जीवन के दूसरे पक्षों को संतुलित कर पाते हैं। बिल्कुल, आप ये बिल्कुल सही बात है। फिर भी जो आपकी हॉबीज़ हैं, बच्चों के साथ आप किस तरह से वक्त बिताना पसंद करते हैं? कोशिश करता हूँ, हालांकि ये बात सही है कि जब आप लगातार व्यवसायिक क्षेत्र में ज़्यादा सक्रियता रहती है तो कहीं ना कहीं समय को ज़रूर थोड़ा नियोजित करना मुश्किल रहता है, चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन कोशिश रहती है कि अगर वक्त हो तो बच्चों के साथ दिया जाए। बाकी बच्चे भी धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं पढ़ाई में, तो पढ़ाई के लिए वो भी धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पर केंद्रित होते जाते हैं। बहरहाल कोशिश ज़रूर करता हूँ कि अगर वक्त मिले तो फिर बच्चों के साथ या घर पर उनके साथ बातचीत करके या उनके साथ बिताया जाए। 18 वर्ष इस सेवा में रहने के बाद भी ना आपके जबड़े बिछे हुए हैं, ना आपकी वो सहज मुस्कान गई है, और न ही मैंने ये देखा है कि कई बार अनुभव के थपेड़े आपको ये बता देते हैं कि हमेशा मुस्कुराना ज़रूरी नहीं है, एक सख्त बॉडी लैंग्वेज रखिए। शुरू में जब हम चाहे पत्रकार हों या हम अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हों, बहुत सारे जोखिम उठाते हैं, इनोवेशंस में जाते हैं, लेकिन आप अभी तक उसको लेकर चल रहे हैं। मैं नहीं कहता और लोग नहीं, बहुत सारे ऑफिसर्स ये करते हैं, सबको श्रेय है।
आप भी उसी जमात के एक अग्रिम पंक्ति के ऑफिसर हैं, तो ये सब करने के लिए जो एनर्जी है, ये एनर्जी भीतर से ही आती है, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर मैं उस सवाल पर आऊँगा, योगा, मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी या परिवारवाद, समाजवाद, क्या क्या है इसके पीछे? मुझे लगता है कि समस्या में हमें एक समानुभूति देखनी चाहिए, जो इम्पैथेटिकल होना चाहिए पुलिस ऑफिसर। यस यस यस। अगर हम समस्या को समझें और उसकी जगह पर रख के देखें, कोई अगर वास्तविक रूप से पीड़ित जब कोई व्यक्ति आता है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों का हम सही निर्णय तो उसी समय कर लेते हैं। जी जी जी। उस परिवेश में रख करके, उस चीज़ में सोच करके, और ये चीज़ हमें मजबूती देती है निश्चित तौर पे, जब हम चीज़ों को एक दूसरे के जगह पर रख करके अपने को देखते हैं। और साथ ही साथ जहाँ तक आपने बोला कि क्या चीज़ है, तो मुझे लगता है कि चीज़ों में आप अनावश्यक हम तनाव लेने के बजाय उसका समाधान का हिस्सा बने, उसका बेहतर ढंग से सोचें, पॉजिटिव ढंग से कैसे उसको कर सकते हैं अपनी। मुझे लगता है कि अगर हम उसके एक स्याह पक्ष पे ज़्यादा फोकस करने के बजाय किसी भी प्रबंध, संस्था, व्यक्ति, किसी चीज़ के बारे में अगर उसको चीज़ों को देखें, करें और उसमें क्या हम सकारात्मक योगदान दें, बजाय समस्या का हिस्सा बने कि हम समाधान का हिस्सा बने, बिल्कुल उस दिशा में सोचें, उस दिशा का दृष्टिकोण रखें जी, तो अनावश्यक तनाव से हम खुद ब खुद बच जाते हैं। मुझे लगता है कि जीवन में सबसे ज़्यादा चीज़ जो हमें तोड़ती है, सबसे ज़्यादा वो चीज़ जो हमारी क्षमता को कम कर देती है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, वो तनाव है। बिल्कुल ठीक कहा। और तनाव जो है 90% देखा गया कि जो तनाव है अनावश्यक होती है। हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसी कल्पना करके चिंतित रहते हैं, हम बहुत सारे ऐसे चीज़ों को लेकर सोचते रहते हैं जो कि जीवन में 90 से 95% एक शोध में पाया गया वो कभी घटती ही नहीं। इवन जो हेल्थ की बात की जाती है, मुझे लगता है कि जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अलावा जो बड़े जिस क्षेत्र में काम हो रहा है वो इमोशनल हेल्थ है। क्या बात। अब भावनात्मक रूप से कितने मजबूत हैं, भावनात्मक रूप से कितने बेहतर ढंग से सोचते हैं, वो एक काफ़ी मजबूत है और उस दिशा में हमें हमारी मजबूती या कमजोरी को तय करती है। तो मुझे लगता है कि हम अगर एक बेहतर ढंग से, सकारात्मक ढंग से सोचते हुए और अनावश्यक तनाव न लेते हुए काम करें, एक सहजता से काम करें, तो मुझे लगता है कि तनाव हमें अनावश्यक नहीं आएगी और हम बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। बस छोटा सा एक मेरा सवाल है, इंदौर का अनुभव कैसा रहा? बहुत चैलेंजिंग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छा नवाचारी प्रयोग, यहाँ जो असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई हुई पूरे देश में उसकी चर्चा हुई, और जिस तरह से आप बहुत खामोशी से यहाँ काम करते हैं उसकी भी बहुत चर्चा होती है। तो छोटी सी एक आपकी इस पर टिप्पणी। इंदौर जो है अद्भुत शहर है। आप प्राचीन काल से अगर देखें तो ये मालवा जो है, यहाँ के मालवा में कालिदास की जो लेखनी है जी, उनके जो शब्दों की गूंज है आज तक पूरी दुनिया में कायम है। यहाँ की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है और यहाँ लोग बड़े अनुशासित हैं। हमने देखा कि अब इंदौर को किसी भी चीज़ में एक जुनून पैदा करें, उस चीज़ के लोग नियमों का पालन करते हैं, सही चीज़ों को अगर करें तो सही चीज़ों का व्यापक समर्थन करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि इंदौर ने पिछले दशकों में जो किसी भी क्षेत्र में जिस शीर्ष लेटेस्ट में वैक्सीन में कमाल कर रहा है, वैक्सीन में कमाल किया, स्वच्छता में कमाल किया, अपराधों में यहाँ पर आप सोचें कि लगभग 200 के से आसपास एक संयुक्त टीम थी जिसमें हमारी एक पूरी पुलिस, नगर निगम, प्रशासनिक टीम सभी ने मिलकर काम किया। 200 से ज़्यादा अपराधियों के घर तोड़े गए, जो कि एक ऐतिहासिक कार्य था। तो इस तरह की चीज़ों में इंदौर के लोग अगर सही चीज़ है तो उसमें पूरी दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं। पूरे कोरोना काल में हमने देखा लोग जब आते थे महाराष्ट्र से या बाकी दूसरे राज्यों से कहीं से भी आते थे, तो जब लोग आते थे तो चूंकि कोरोना में पूरे बंद थे, रास्ते बंद थे, लोगों को पानी पीने के लिए रास्ते में नहीं मिलते थे, सभी लोग घरों में सिमटे थे। जब कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उसके मैं बता रहा हूँ वाकया, कि जब लोगों को दिखने लगता था कि पंडाल लगे हैं, खाने के पंडाल शुरू हो गए हैं, कहीं जिनके चप्पलें टूट गए, पहले दौर की मैं बात बता रहा हूँ, पिछली बार जब उसमें लोगों के चप्पलों के पंडाल, कहीं पुलिस लगा के बैठी है, कहीं खाने के कुछ सामानें मिल रही है, तो उनको दूर से आभास हो जाता था कि अब इंदौर की सीमा शुरू हो गई। क्या बात। ये इंदौर की जो एक लोगों की मदद करने की जो प्रवृत्ति है, दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनने की जो प्रवृत्ति है, यह इनको विशिष्ट बनाती है। बिल्कुल। और निश्चित तौर पे यहाँ का किसी भी जिम्मेदारी के रूप में काम करना, इसका एक हिस्सा होना गर्व की बात है। क्या बात है सर। मतलब मैं नहीं समझता कि अपने दायित्व को एक पूरे समुदाय के गर्व बोध से, उसकी शैली से जोड़ देना, एक विनम्रता का भी और उस समाज को लेकर गहरी समझ का भी आपका परिचायक है।
मैं इतने अच्छे उत्तर की अपेक्षा नहीं कर रहा था कि आप इतने बेहतर ढंग से इंदौर को ही तेरा तुझको अर्पण, ये वही भाव है। और एक अधिकारी के लिए शायद ये भाव बहुत ज़रूरी है कि वो जस की तस रख दीनी रे चदरिया, कबीर के इसी भाव को लेकर आगे बढ़े, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो और चाहे वो जनता हो। सर, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको, बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपका बहुत ग्लोरियस, यशस्वी और सुदीर्घ कार्यकाल जो अब तक रहा है, ये आगे भी कंटिन्यू रहे और आगे भी हम आपके भीतर एक प्रोफेसर, एक अध्येता, एक विचारक, एक मोटिवेशनल स्पीकर, तमाम गुणों को हम देखते ही हैं। आप उस भूमिका में हैं ही। बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन अच्छे शब्दों के लिए और इस एक विशिष्ट मंच पे। सर, थैंक यू सर, आपने हमको गौरवान्वित किया ये कह के। तो ये थे इंदौर आईजी 2003 बैच के सीनियर आईपीएस ऑफिसर हरिनारायण चारी मिश्र जी। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर के साथ बातचीत के जरिए आपसे मिलेंगे। नमस्कार।